एसकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत शर्मा। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड क्लास देखेंगे, जिसमें जो है प्लाज्मा और बीईसी के विषय में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाएं यानी उनके वर्गीकरण को देखा था। तो दो वर्गीकरण आपको बताया गया था, एक भौतिक एक रसायन। और भौतिक वर्गीकरण को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें तीन अवस्थाएं जो हम लोग पढ़ चुके थे। पहला पढ़ा था हम लोगों ने ठोस, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने द्रव, और तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने गैस। ये तीन अवस्थाएं जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ठोस के विषय में ठोस की पहचान यानी कि उसके जो अंतराण्विक दूरी होती है वह क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और बल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी मजबूत होता है। और द्रव में हम लोगों ने पढ़ा था अंतराण्विक दूरी क्या होती है, ठोस की तुलना में अधिक होती है, ठोस की तुलना में अधिक होती है, और बल क्या हो जाएगा, ठोस की अपेक्षा कमजोर हो जाएगा। ठीक है। तो और गैस में हम लोग देखे थे, गैस में हम लोगों ने पढ़ा था इसकी जो अंतराण्विक दूरी होती है अधिक होती है, यानी ज़्यादा होती है ना, अधिक होती है क्या, अंतराण्विक दूरी। तो जब अंतराण्विक दूरी सर्वाधिक होगी यानी अधिक होगी तो बल क्या होगा, बल जो है कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, बल जो है आपका कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। बाकी आकार आकृति जो आयतन जो था वो भी हमने पढ़ लिया था। ठोस का क्या होता है, आकृति आकार निश्चित होता है। द्रव का जो है आकार जो है आकार जो होता है अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है। और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्लाज्मा। तो भौतिक वर्गीकरण में चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के विषय में हम लोग देखेंगे, अणु होता है, कण होता है, उसे हम अणु बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अत्यधिक उत्तेजक होते हैं। कण जो अणु होते हैं ये किस अवस्था में होते हैं, तो आयनीकृत अवस्था में होते हैं, यानी गैसीय अवस्था में होते हैं। किसमें, तो प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के जो कण होते हैं वह आयनीकृत अवस्था में होते हैं। तो आयनीकृत अवस्था कैसी होती है, वह गैसीय होती है, यानी गैस के रूप में होती है। आयनीकृत अवस्था यानी गैसीय अवस्था जो होती है वह अत्यधिक ऊर्जा होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्लाज्मा के अणु आयनीकृत गैसीय अवस्था में होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। तो अत्यधिक ऊर्जा वाले क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयनीकृत गैस होता है, आयनीकृत गैसीय अवस्था होती है। कौन, प्लाज्मा होती है, इसलिए जो है ये अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। तो देखिए आपको एग्जाम्पल देते हैं, तारे जो होते हैं हमारे, तारे यानी तारों का चमकना। तारे क्यों चमकते हैं, क्योंकि तारों में जो है प्लाज्मा भरा होता है, और इसमें जो है नाभिकीय संलयन होता है। इसकी वजह से जो है ये क्या होते हैं, चमकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल दिया है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में आप लोगों ने देखा होगा प्लाज्मा ही भरा होता है। वह किस अवस्था में होता है, तो आयनीकृत गैसीय अवस्था में होता है, जिसको ऊष्मा देने पर यानी टेम्परेचर देने पर क्या होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी देने पर, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को तो क्या होता है, वह जलने लगता है। यानी कि जो आयनीकृत गैस अवस्था होती है यानी प्लाज्मा जो उसमें भरी होती है वही क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। इसके वजह से जो है ट्यूबलाइट जलती है। ठीक है, तो तारों का चमकना किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट किसके कारण होता है, तो प्लाज्मा के कारण होता है। इन दोनों में जो है प्लाज्मा भरी होती है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे पांचवा, यानी जो पांचवी अवस्था है, जो पांचवी अवस्था आपकी है वह है बीईसी। तो बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो जो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ बोस के आधार पर बोस रखा गया है, और एक वैज्ञानिक थे इनके नाम पर, यानी आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर आइंस्टीन जोड़ा गया है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी इन दोनों के आधार पर जो है बीईसी का नाम रखा गया। तो इसमें देखिए क्या होता है, बीईसी किसे हम कहेंगे, हम
वायु का जितना घनत्व होता है, ठीक है, वायु का जितना घनत्व होता है उससे लगभग 1,00,000 गुना कम घनत्व वाली गैस, भाई यानी वायु की जितनी घनत्व होती है उससे लगभग 1,00,000 गुना कम घनत्व वाली कोई गैस लेंगे और उसे क्या करेंगे, बहुत ही कम टेम्परेचर पर जो है उसे ठंडा करेंगे। यानी वायु का जितना घनत्व होता है उससे कम, यानी लगभग 1,00,000 गुना कम घनत्व वाली कोई गैस लेंगे और उसे क्या करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर पर जो है ठंडा करेंगे। और जब ये क्रिया करने के बाद जो पदार्थ की नई अवस्था प्राप्त होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, BEC कहेंगे, अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलेंगे। ठीक है, तो BEC आप लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC यानी पांचों अवस्थाओं को, पदार्थ की पांचों अवस्थाएं हमने क्या कर लिया, देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रासायनिक वर्गीकरण यानी सेकेंड वर्गीकरण था रासायनिक वर्गीकरण। तो इसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो पार्ट है इसके, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में जो है तत्व और वर्गीकरण, यानी शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में बांटा गया है, तत्व और यौगिक, यानी एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु, ये तीन के विषय में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और यौगिक में पढ़ेंगे हम कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण को दो पार्ट में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इन दोनों के विषय में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो तत्व देखते हैं। तो तत्व जो होते हैं आपके टोटल 118 तत्व हैं, इसमें से 98 प्राकृतिक हैं और 20 आपके निर्मित हैं। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए सॉरी परमाणु को हम लोग देखेंगे। तो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था पीछे, परमाणु से मिलकर बनता है अणु और अणु से मिलकर बनता है हमारा क्या, पदार्थ। अणु से मिलकर हमारा क्या बनता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये हमने पीछे देखा था। तो परमाणु देख लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखते हैं H यानी हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन, P यानी कि फास्फोरस, S अर्थात सल्फर। तो ये क्या है आपके परमाणु। लेकिन H को हम लोग हमेशा देखते हैं H2 लिखा होता है, O को हम लोग लिखते हैं तो हमेशा O2 लिखते हैं, कभी आपको O नहीं मिलेगा, सिंपली O लिखा हुआ नहीं मिलेगा। P को देखते हैं तो P4 लिखा हुआ है यानी फास्फोरस। सल्फर को हम लोग देखते हैं तो हमेशा S8। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है, परमाणु तक दिखाता है, यानी परमाणु को दर्शाता है। H के 2 परमाणु, O के 2 परमाणु और P के 4 परमाणु, S के 8 परमाणु। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, है ना, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं जो भी परमाणु होते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, यानी H को हम केवल H नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। यानी हाइड्रोजन को H2 से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं, फास्फोरस को P4 से दर्शाते हैं और सल्फर को हम लोग S8 से दर्शाते हैं, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। लेकिन यह क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अणु किसे कहेंगे हम लोग, अणु किसे कहेंगे, तो एक तत्व के समान परमाणु के संयोजन से निर्मित क्या कहलाएंगे, अणु कहलाएंगे, यानी समान परमाणु से। ठीक है, अब देखिए H2O अर्थात इसे हम बोलते हैं जल। NH3 इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। CH4 इसका नाम है मीथेन।
और C6H12O6 इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या हैं आपके यौगिक हैं। H2O यानी ये यौगिक कहलाते हैं, NH3 यौगिक कहलाएगा, CH4 यौगिक कहलाएगा, C6H12O6 ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। लेकिन हम लोगों ने ऊपर देखा ये क्या कहलाते थे, आपके परमाणु कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए अणु किसे कहेंगे और परमाणु किसे कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो है आपका कहलाएगा अणु। ठीक है, यानी H2O2 P4 यानी एसिड, ये यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये क्या कहलाएंगे, अणु कहलाएंगे। लेकिन सिंपली H दिया है, सिंपली O लिखा है, सिंपली P लिखा है, सिंपली S लिखा है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके परमाणु कहलाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर देखिए लिखा है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं ना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, आपके अणु कहलाएंगे। अणु की परिभाषा देखिए, एक तत्व के समान परमाणु के, यानी एक तत्व के देखिए H का 2 परमाणु, O का, ऑक्सीजन के 2। ठीक है, तो इस तरह जो है ये अणु हो गए और ये आपके परमाणु कहलाते हैं। तो अणु और परमाणु आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम लोग चर्चा करते हैं विसरण। देखिए विसरण के विषय में देखते हैं, जब दो पदार्थ स्वतः ही आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं, जब दो पदार्थ आपस में स्वतः ही आपस में घुल जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। ठीक है, जब दो पदार्थ स्वतः ही आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। चलिए देखते हैं, गर्म खाने की महक दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक सूंघने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा देखिए दिया है, पानी में स्याही डालने पर वह पूरे पानी में समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल्स हैं आपके, विसरण के एग्जाम्पल्स हैं आपके। आगे हम लोग देखते हैं देखिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो विसरण की दर क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है ना। विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।